Hello students, today we will be covering one chapter which is cell, the building block of living organism. So as we all know, cell is a fundamental, structural and functional unit of life. The study of cells is called as cytology, and this we have read in previous classes so many times that बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. ऑर्गन सिस्टम लाइक वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स इन आवर बॉडी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो उन सब से एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. अब नेक्स्ट वी हैव डिस्कवरीज related to cell. So the first cell was discovered by Robert Hooke. The first dead cell was discovered by Robert Hooke. So he basically observed the thin slice of cork, bark of trees outer part, जिसको हम पेड़ की छाल बोलते हैं. तो उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड द माइक्रोस्कोप ही यूज्ड was his microscope. He designed it, सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज़ किया था, जिसका मैग्नीफिकेशन आई हैव मैंशनड इट हियर. So he observed compartments and gave the term cell. जो सेल एक टर्म है, वर्ड है, जो वो उन्होंने दिया था इन 1665. सो ही बेसिकली टोल्ड अस दैट सेल कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स में ऐसे अरेंज्ड होते हैं, जैसे एक बिल्डिंग में ब्रिक्स अरेंज्ड होती हैं ऐसे. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एंटोन वैन ल्यूवेनहोक, जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं. ही बिल्ट इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. उन्होंने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया, एंड ही डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल इन 1674. He was the first one to clearly see and describe living things like bacteria and blood cells. वो पहले थे जिन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था और कुछ बैक्टीरियाज को, ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप. Up next we have unicellular and multicellular organisms. Unicellular organisms are single celled होते हैं ये, ठीक है, एक ही सेल होता है इनके पास. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, ऑल बैक्टीरियाज, फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ये सब कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है. तो इनमें एक सिंगल सेल होता है, तो एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ब्रीदिंग, डाइजेशन, मूवमेंट. वही सेल, एक जो सिंगल सेल है वही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, अनलाइक आवर्स, बिकॉज वी कम अंडर द मल्टी सेलुलर कैटेगरी. तो हमारे पास तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, एंड सब सेल्स का डिफरेंट फंक्शन होता है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव मल्टी सेलुलर, प्लांट्स, एनिमल्स, ब्रेड मोल्ड, मशरूम. ये जो फंगस हैं ये मल्टी सेलुलर फंगस हैं. सो हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, 1 2 3 4 नहीं, हमारी बॉडी में मोर देन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. ओके, एंड सब सेल्स का अपना अपना डिफरेंट फंक्शंस होता है. जैसे यूनिसेलुलर में एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन मल्टी सेलुलर में सब सेल्स का अपना अपना फंक्शन होता है. नेक्स्ट वी हैव वायरसेस. वायरसेस आर कॉल्ड एज not unicellular, not multicellular, they are acellular, which means they have no cells. उनके पास कोई सेल नहीं होते हैं. they are made up of proteins and either DNA or RNA. okay, next we have variation in shape and structure of cell. सब सेल्स का अपना अपना शेप होता है, अपना स्ट्रक्चर होता है अलग. सो लाइक मसल सेल स्पिंडल शेप की होती हैं, जो हमने दिखाई हुई है यहाँ पर. सो ये एक स्पिंडल शेप कुछ इस तरह से होती है, एजेस पे ये ऐसी होती है नैरो. तो ये है स्पिंडल शेप्ड मसल सेल. नेक्स्ट वी हैव आरबीसीज बायो कॉन्केव डिस्क की तरह होती है, लाइक दिस. एंड नेक्स्ट वी हैव न्यूरॉन्स काफ़ी ब्रांच्ड होते हैं. ओके, एंड देन वी हैव स्पर्म सेल विच इज़ elongated. ओवम is spherical and fat cell is round or oval shaped. And if we talk about human body, the largest cell is ovum cell, okay, and the smallest cell is sperm cell. और जो सबसे longest होती है which is neuron cell सबसे longest होती है because it has to send message to all the body parts, so that is why it is long. And then we have world's largest living cell, ostrich egg. जो ostrich होता है उसका egg which is the largest living cell. World's smallest living cell is mycoplasma.
माइकोप्लाज्मा वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है एंड we call it as PPLO also, pluro pneumonia like organism. You have to learn the full form of this. Mycoplasma is known as PPLO, pluro pneumonia like organism. इसकी कोई सेल वॉल नहीं होती है. अब नेक्स्ट वी हैव सेल साइजेस. सेल साइजेस में आरबीसी का जो साइज़ होता है विच इज़ 8 माइक्रोमीटर एंड ई कोली बैक्टीरियम, इसका साइज़ होता है 2 माइक्रोमीटर तक इसका साइज़ होता है. बैक्टीरियाज आर लार्जर देन वायरसेस. बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है वो वायरस के साइज़ से ज़्यादा होता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स. फर्स्ट वी हैव लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप वी यूज़ इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो हम यूज़ करते हैं विच इज़ अ लाइट माइक्रोस्कोप एंड इट यूजेस विजिबल लाइट. नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बिकॉज इट कैन ऑब्जर्व वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स, प्रोवाइड मच हायर मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन देन अ लाइट माइक्रोस्कोप. अब नेक्स्ट वी हैव टू रिमेंबर सम unit conversions like 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meter. 1 micrometer is equal to 10 raised to power minus 6 meter and 1 micrometer, इन दोनों में अगर हम रिलेशन देखें 1 micrometer is 1000 nanometer. Okay, these two you have to remember, keep this in your mind. Lenses यूज्ड इन माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है. ठीक है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वी यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. फीचर्स ऑफ अ माइक्रोस्कोप. फीचर्स ऑफ अ माइक्रोस्कोप में वी हैव टू सी द रिजोल्यूशन फर्स्ट. एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. सो बेसिकली जो क्लैरिटी है, अगर दो कोई क्लोजली ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, बहुत पास रखे हुए हैं, तो उनमें आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि क्लैरिटी हो. ओके. कंट्रास्ट. डिफरेंस इन ब्राइटनेस एंड बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द बैकग्राउंड. जो कंट्रास्ट होना चाहिए उसमें कि डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट में कुछ ब्राइटनेस का कुछ कंट्रास्ट होना चाहिए सो दैट यू कैन फिगर आउट कि विच इज़ द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द बैकग्राउंड. Magnification is ability to enlarge the image of an object. Like if you magnify the image, if you zoom it, then it should be clear. Next we have resolution. Resolution is basically, so microscope should have a good resolution. Image appears clear and sharp. Like we can see this in this picture. It's blur and it is very clear and the detail is very sharp. And poor resolution, अगर माइक्रोस्कोप का poor resolution है तो that means the picture will be blur. Okay. Limit of resolution of the human eye. Definition. What is the limit of resolution of the human eye? The smallest distance between 2 points that allow them to be seen as 2 separate points. वो smallest distance जिस पर हम जो 2 separate points हैं, किसी पेपर पे अगर आप 2 separate points बना लो और वो एक smallest distance जिस पे अभी भी आपको वो separate ही दिखाई दे रहे हैं, तो that is called as the limit of resolution. अगर आप पेपर को बहुत पास लेकर जाओगे तो वो आपको दोनों पॉइंट वो एक ही दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा आपको. इट विल अपीयर एज वन सिंगल पॉइंट. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद अगर आप फिर भी उसको पास लेकर आ रहे हो. ओके. लेकिन जिस डिस्टेंस पे, जिस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे वो 2 पॉइंट्स आपको 2 ही दिख रहे हैं, आपको वो सेपरेट पॉइंट दिख रहे हैं, वो है. सो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई, it's 0.1 millimeter or more when viewed from a distance of 25 centimeter. Okay. Observation, if the distance is 0.1 millimeter or greater than 0.1 millimeter, seen as 2 separate dots. You will see them as 2 separate dots. और अगर आप डिस्टेंस पेपर को और पास लेकर आओगे 0.1 मिलीमीटर से डिस्टेंस अगर कम होगा, यू विल सी दैम एज 1 डॉट. फिर वो आपको एक ही डॉट दिखेगा. वो 2 डॉट्स आपको इट विल अपीयर एज 1 डॉट. अब नेक्स्ट वी हैव सेल. दिस यू हैव seen in your previous classes. This is a plant cell. First of all we have cell wall in a plant cell. Okay.
Next we can see the cytoplasm over here. Cytoplasm is a jelly like structure. Okay, cytoplasm. And you know that we have chloroplast in a plant cell, which has a pigment known as chlorophyll. And then we have ribosomes. We have टोनोप्लास्ट, वैक्यूल्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं. दिस इज़ अ वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत बड़े साइज़ के होते हैं. देन वी हैव लाइजोसोम्स जिसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं. वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Okay, so we have mitochondria also over here, and we have to study all these cell organelles. What do we call them? All these parts that are present in the cell, we call them as cell organelles. So we have to discuss them one by one. First we have cell membrane. So cell membrane, or we can call it as plasma membrane. As you can see here in the diagram, it's a plasma membrane. First we have cell wall, and then the next covering, the inner side, it's the plasma membrane or the cell membrane. So it's like this. If there's a cell, the outer layer is known as cell wall, and the inside we have a plasma membrane or the cell membrane. Okay, so the first point is also called as plasma membrane. This you have to remember. It's a universal feature because it is present in all types of cell, unlike the cell wall, because cell wall animal cell में नहीं होती है. So plasma membrane is present in all types of cell. It is a thin outer boundary of the cell, सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल कंटेंट. सेल कंटेंट मीन्स सेल में जो भी कंटेंट होता है, जो भी जेली लाइक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म, ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, तो उन सबको प्रोटेक्ट करके रखती है. नेक्स्ट वी हैव सेलेक्टिवली परमिएबल. सो दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन because it allows certain substances to enter or leave the cell. ये सबको सेल में एंटर और एग्जिट होने नहीं देता है. कि कुछ ही मटेरियल, कुछ ही सब्सटेंसेस होते हैं विच इट अलाउज टू एंटर और लीव द सेल. सो इट इज़ कॉल्ड एज सिलेक्टिवली. दैट इज़ वाई वी हैव रिटन दिस वर्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. Next we have structure of the cell membrane. This few points that we have to remember. Extremely thin. It is extremely thin, about like 7 to 10 nanometer इसकी जो thickness होती है, which is very less. It is made up of proteins. And lipids. Lipids में कौन से lipids होते हैं? वो phospholipids होते हैं. This we have to remember. The membrane consists of a phospholipid bilayer. First we have to see the structure of phospholipid. What is phospholipid? Phospholipid का structure ये रहा. So इसमें इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. दिस इज नोन एज हेड, एंड दिस रिप्रेजेंट्स टेल्स. द फर्स्ट वन इज हाइड्रोफिलिक हेड. हाइड्रोफिलिक means which attracts water. Okay. Hydrophobic means which runs away from water. So we have, so ये 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख लिए थे. इसकी थिकनेस यहाँ पे देख ली थी विच इज़ लाइक वेरी थिन. एंड सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ लिया था मेड अप ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड जो होते हैं और प्रोटीन इनकी बनी होती है. एंड द मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मीनिंग है कि जो लेयर है वो ओके. सो इट्स अ बाइलेयर, और इसमें काफ़ी जगह पे बीच में प्रोटीन्स भी होते हैं. प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, सरफेस पे होते हैं. तो प्रोटीन्स का काम क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ गेट कीपर्स हेल्पिंग सब्सटेंस मूव इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. सो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर वी हैव सीन, and I have mentioned it over here that hydrophilic, water attracting, and hydrophobic is water repelling.
this head is hydrophilic and these tails it represents hydrophobic, जो water से basically दूर भागता है और it attracts water this side. Next we have fluid mosaic model. It was proposed by Singer and Nicholson in 1972. Explain the structure of the cell membrane. So the structure of the cell membrane is like this. So this is basically phospholipid layer, and next we have the other layer because it's a bilayer. So the other layer is lying like this. So head is always outwards, जो tails हैं वो inward है, head is outward. So it's a phospholipid bilayer, लिखा भी है यहाँ पर phospholipid bilayer, hydrophobic tail and hydrophilic head group. Okay, and so this structure is known as fluid mosaic model. Why do we use this word mosaic? Because mosaic का meaning होता है कुछ छोटे छोटे parts को एक साथ करके उनको कुछ arrange कर दिया जिससे कुछ वो meaningful बना. तो छोटे छोटे पार्ट को like gather them all and place them so that we have a structure. So that is why it is known as fluid mosaic model. It was proposed by Singer and Nicholson in 1972, which explained the structure of the cell membrane. And in this we have proteins embedded here on the surface and embedded between the cell membrane. So it basically helps the substances move in and out of the cell. Up next we have few points about this. The cell membrane is a phospholipid bilayer that we have seen. Again we have this hydrophilic, which we have read, which is water attracting, and heads face outwards. This you can see in the figure. Head is always facing outward and tails face inwards, जो अंदर की तरफ होती हैं. Protein molecules are embedded and on the surface also, embedded between the phospholipid molecules. Types of proteins, देखो अगर protein surface के ऊपर है then it is called as extrinsic protein. Extrinsic. If the protein is embedded inside the phospholipid bilayer, then it is called as integral proteins. Next we have movement of substances across the plasma membrane. अब ये movement जो transport है ये it is of two types, which is passive transport and active transport. Passive transport में we have two types, या तो diffusion हो सकता है या फिर osmosis हो सकता है. ठीक है. First we have to understand the basic difference between passive transport and active transport, then we will come to diffusion and osmosis. Passive transport is substance moving from. So passive transport, first of all we have to discuss passive transport. What is passive transport? Substance move from higher concentration to lower concentration. For example, in a cell we have this substance present over here, and outside also we have the same substance. So what will happen here? It's lower concentration and it represents higher concentration. So I am writing this L and H. This represents lower concentration and this represents higher concentration. So the substance will move from higher concentration to the lower concentration. This is known as passive transport. No energy is required for this because it's a natural process. Substance will move from higher concentration to lower concentration. It is a slow movement. ये movement काफ़ी स्लो होगी और कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए हमें. ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली. जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वही ट्रांसपोर्ट होते हैं पैसिवली. अब नेक्स्ट वी हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ दिस.
suppose we have low concentration over here of any substance and higher concentration of any substance over here, and for this I'm writing H, and then the substance will move from lower concentration to higher concentration. Unlike the passive, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, सब्सटेंस जो है वो लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव होगा, और इसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि जो सब्सटेंस है वो लोअर से हायर की तरफ जाए. इट इज़ अ रैपिड मूवमेंट बिकॉज वी आर गिविंग एनर्जी, सो इट्स अ रैपिड मूवमेंट. और लार्ज मॉलिक्यूल्स, वी कैन ट्रांसपोर्ट लार्ज मॉलिक्यूल्स can be transported by the active transport. Okay, so we can revise it again. Passive transport and active transport. Passive is like it's a natural process. Like if you are applying perfume, आप किसी कॉर्नर पे अप्लाई कर रहे हो अपने घर के किसी कॉर्नर में, तो उसकी जो फ्रेगरेंस है वो सब जगह फैल जाती है. सो इट इज़ लाइक हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ अपने आप वो मॉलिक्यूल्स जाते हैं. सो इट इज़ नॉन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट. इसमें हम कोई एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, एंड इट इज़ अ स्लो मूवमेंट. ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड. लेकिन अगर आपको लार्ज मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करवाने हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाना है, देन वी हैव टू गिव एनर्जी, और ये एक रैपिड मूवमेंट होगा, और यहाँ पे सब्सटेंस लोअर से हायर की तरफ जाता है. नेक्स्ट वी हैव ऑस्मोसिस. Osmosis is the movement of solvent or water molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a selectively permeable membrane must cross the cell membrane. So ये क्या है osmosis? इसमें कैसी movement होती है? higher concentration से lower concentration की movement है. First of all you have to remember this, whenever we talk about osmosis we talk about water. सॉल्वेंट होगा और वो वाटर, आप लगा लो वाटर होगा. ये सेल है, ओके, और ये सेल की जो लेयर है दैट इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो इट मस्ट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. इट मस्ट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. या तो वो लोअर का वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर वाटर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन. आपने पढ़ा था पहले कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है. इट मस्ट क्रॉस द मेम्ब्रेन. टाइप ऑफ ऑस्मोसिस क्या हो सकता है? एंड ऑस्मोसिस. एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल. सेल में कुछ मूव करेगा, दैट इज़ नोन एज एंडोऑस्मोसिस. एंड एक्सोऑस्मोसिस happens if the movement of water is outside the cell. अगर सेल से बाहर आउट हो रहा है solvent, then we call it as exoosmosis. Okay, so osmosis, it's for water, and it is known as the movement of water solvent basically, which is we take it as solvent only, from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a selectively permeable membrane and must cross the cell membrane. ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम must cross the cell membrane? because आप एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कुछ हायर कंसनट्रेशन है मान लो, और यहाँ पे ये लोअर कंसनट्रेशन है. तो ऑब्वियसली ये हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है, सब्सटेंस सॉल्वेंट बेसिकली, और ये क्रॉस भी कर रहे हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को, राइट. सो इट्स ऑस्मोसिस, इट इज़ ऑस्मोसिस. एंड नेक्स्ट इफ़ यू सी इट्स अ सेल, एंड ओवर हियर वी हैव हायर कंसनट्रेशन एंड ओवर हियर वी हैव लोअर कंसनट्रेशन. तो ये हायर से लोअर की तरफ जाएगा, बट यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं हो रहा है. सो इट रिप्रेजेंट्स डिफ्यूजन. यहाँ पे ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर रहे हैं ये. सो ये है डिफ्यूज़न विच वी विल रीड, एंड दिस रिप्रेजेंट्स ऑस्मोसिस. दिस इज ऑस्मोसिस व्हेन it crosses this the membrane, and when it is inside and it is going from higher concentration to lower, then it is known as diffusion. This is case number 1 and this is case number 2. Case number 1 represents osmosis because it is crossing the cell membrane, and case number 2 diffusion, it represents
diffusion only because it is not crossing the cell membrane. Up next we have effect of different solutions in a cell, on a cell. सेल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं इफ़ वी प्लेस द सेल, अ सेल इन डिफरेंट सॉल्यूशंस. फर्स्ट वी हैव हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. व्हाट इज फर्स्ट वी हैव हाइपरटोनिक सोल्यूशन. हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि सोल्यूट ज़्यादा होता है, हाइपर सोल्यूट ज़्यादा होता है और लेस वाटर होता है, सॉल्वेंट कम होता है. तो सॉल्वेंट क्या होता है इसमें कम होता है. इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरटोनिक, सो इन दिस द सोल्यूशन इज़ हाइपरटोनिक. ओके, तो इसमें क्या है, सोल्यूट इसमें ज़्यादा है, सोल्यूट इसमें ज़्यादा है और इसमें सॉल्वेंट कम है. ठीक है, तो अगर इसमें आप एक सेल को प्लेस करते हो, इसमें अगर आप एक सेल को प्लेस करते हो तो इसमें मूवमेंट कैसा होगा, क्या इसमें मूवमेंट ऐसा होगा. ये जो आपका सोल्यूट है, ये जो आपका सोल्यूशन है, इसमें क्या है, मोर सोल्यूट है, सोल्यूट इसमें ज़्यादा है और वाटर इसमें लेस है. ठीक है, तो सेल में फिर वाटर कैसा होगा, इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा ही होगा एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूशन. तो मूवमेंट कैसी होगी, मूवमेंट होगी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ. दिस वी हैव रेड, दिस इज़ बेसिकली ऑस्मोसिस, कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा. इफ़ योर सोल्यूशन हैज़ मोर सोल्यूट, अगर सोल्यूशन में सोल्यूट ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पे पानी कम है, सॉल्वेंट उसमें कम है. तो अगर आप ऐसे सोल्यूशन में एक सेल को प्लेस करोगे तो सेल में तो सॉल्वेंट ज़्यादा ही होगा एज़ कम्पेयर टू द सोल्यूशन. सेल के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है. ठीक है, तो पानी कैसे करेगा, पानी बाहर जाएगा, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा. एंड दिस वी हैव रेड कि अगर सेल से वाटर आउट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस. ठीक है, इफेक्ट ऑन सेल, सेल्स श्रिंक हो जाएगा. अगर पानी सेल से बाहर जाएगा तो सेल विल श्रिंक. नेक्स्ट वी कैन इरेज दिस. Next we have isotonic solution. Okay, we'll do it later on. First we have hypotonic solution. Hypotonic solution is, so this is having hypotonic solution. Hypotonic solution means less solute. सोल्यूट इसमें कम है. हाइपर में सोल्यूट ज़्यादा था, इसमें हाइपोटोनिक में सोल्यूशन कम है. हाइपोटोनिक में सोल्यूट कम है, हाइपरटोनिक में सोल्यूट ज़्यादा था, हाइपोटोनिक में सोल्यूट कम है. सोल्यूट कम है तो इसका मतलब वाटर क्या होगा, वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा इसमें. ठीक है, अगर आप इसमें एक सेल को प्लेस करोगे, सेल को अगर आप प्लेस करोगे तो सेल में तो वाटर कंटेंट, वाटर यानी कि सॉल्वेंट, वो कम रह जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन में ज़्यादा है. सॉल्यूशन में हायर कंसंट्रेशन है वाटर की, तो सेल में तो लो हो जाएगी. फिर तो मूवमेंट कैसा होगा, ऐसा होगा, यहाँ से वाटर विल मूव इनसाइड द सेल. सो दिस इज़ नोन एज एंडोऑस्मोसिस. ठीक है, एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा, फिर सेल जो है वो आपका स्वेल हो जाएगा. अगर इसमें पानी जाएगा अंदर तो सेल विल स्वेल अप. Okay, so we can summarize this. hyper means more solute. more solute का मतलब less water. more solute का मतलब less water. अगर आप इसमें कोई सेल को प्लेस करोगे तो फिर सेल से क्या होगा, सेल से पानी निकल जाएगा. सेल से पानी निकल जाएगा क्योंकि सेल में तो हायर कंसंट्रेशन है ना, और सोल्यूशन में तो पानी कम है और सेल में पानी ज़्यादा है, तो इसमें से पानी निकल जाएगा, विच इज़ नोन एज एक्सोऑस्मोसिस, और सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा. यू कैन रिमेंबर दिस. हाइपर आर आ रहा है इसमें, हाइपर, एंड श्रिंक में भी आर आ रहा है, तो इट विल श्रिंक. हाइपरटोनिक सेल श्रिंक्स. हाइपोटोनिक में क्या होगा, सोल्यूट कम होगा, सोल्यूट कम होगा. इसका अपोजिट होगा, सोल्यूट कम होगा, पानी ज़्यादा होगा. पानी ज़्यादा होगा तो अगर आप इसमें कोई सेल को प्लेस करोगे, इसमें क्या है, सोल्यूट कम है, पानी ज़्यादा है. ठीक है, अगर आप इसमें सेल को प्लेस करोगे तो एंडोऑस्मोसिस होगा. एंडोऑस्मोसिस होगा यानी कि सेल के अंदर पानी जाएगा, विच इज़ स्वेल अप.
जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा। आइसोटोनिक में कुछ नहीं होता है। आइसोटोनिक पे इक्वल सोल्यूट और वाटर होते हैं, सोल्यूट और वाटर इक्वल क्वांटिटी में होता है। अगर आप इसमें सेल को प्लेस करोगे कोई मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, नो चेंज। सेल पे क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, नो चेंज, इट विल नॉट चेंज। Next we have diffusion. Diffusion is the spontaneous movement of substances like solid, liquid, gases from a region of higher concentration to a region of lower concentration. हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ ही जाएगा, लेकिन डिफ्यूज़न में हम ज़्यादातर बात करते हैं गैसेस की। गैसेस मूव बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, ओके। फॉर एग्जाम्पल द स्मेल ऑफ द परफ्यूम्स, द फ्रेगरेंस ऑफ द परफ्यूम स्प्रेड्स थ्रू आउट अ रूम बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। कि आप एक कॉर्नर में भी खड़े रह करके अप्लाई करते हैं तो वो पूरे रूम में उसकी फ्रेगरेंस हो जाती है, बिकॉज गैसेस फॉलोज और मूव्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। Substances such as oxygen, carbon dioxide, food molecules move across the cell membrane by the process of diffusion. देखिए हमारे बॉडी में भी क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द लंग्स इनटू द ब्लड। जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ होती है फ्रॉम लंग्स इनटू द ब्लड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द लंग्स। नेक्स्ट वी हैव सेल वॉल. Cell wall is present in plant cell, not in animal cell. The cell wall is an additional covering present outside the plasma membrane. जो plasma membrane, जैसे ये सेल है हमारा, ये सेल की जो लेयर है plasma membrane, इसको हम क्या बोलते हैं, plasma membrane. तो इसके बाहर भी एक कवरिंग होती है, which is known as cell wall. Okay. इट इज़ रिजिड है, ये फ्रीली परमिएबल है, इट इज़ नॉट सेलेक्टिवली परमिएबल। जैसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने रीड किया था, इट वाज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बट सेल वॉल इज़ रिजिड एंड फ्रीली परमिएबल। ओके, ये मतलब सब्सटेंसेस को फ्रीली अलाउ करती है पास होने में। ओके, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। ये स्ट्रक्चरल एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है और सेल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इट हेल्प्स द सेल विदस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। जैसे इस प्लांट सेल है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, सो बेसिकली अगर कुछ एनवायरमेंटल कुछ है, साइक्लोन या कुछ है, जैसे सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है उससे। एंड इट हेल्प्स द सेल रिमेन फर्म, इट मेंटेन्स द शेप एंड कीप्स इट अपराइट, उसको सीधा रखती है, उसकी शेप को मेंटेन करके रखती है। द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल वॉल इन रूट्स हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो इसकी परमिएबिलिटी है कि मूवमेंट, सब्सटेंसेस की जो मूवमेंट है उसको अलाउ करती है फ्रीली, तो उसी की वजह से जो रूट्स हैं दे आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। ओके, plant cell wall, this you have to remember, it is made up of cellulose is basically a roughage for us. Bacterial cell wall is made up of peptidoglycan, so you have to remember this name, peptidoglycan. बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो इसकी होती है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, all these three points we have to learn this. Plant cell wall, it is made up of cellulose. Bacterial cell wall made up of peptidoglycan, and fungal cell wall is made up of chitin. Next we have plasmolysis. So this plasmolysis, it is observed in plant cells only. Plant cell में ही हम इसे observe कर सकते हैं because plant cell की cell wall होती है, that's why. It occurs when a plant cell is placed in hypertonic solution. Hypertonic solution, we just read this. What is hypertonic solution? More solute or less water. इसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि सोल्यूट ज़्यादा होता है और पानी इसमें कम होता है। वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल बाय एक्सोऑस्मोसिस। ये हमने रीड किया था यहाँ पे। मान लो ये बीकर है, इसमें आपने एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन को प्लेस किया है जिसमें सोल्यूट ज़्यादा है और लेस वाटर है। तो इसमें अगर आप एक सेल को प्लेस करोगे, ठीक है, सेल को प्लेस करोगे, नाउ कैन यू टेल मी कि कहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर या बीकर के अंदर? बीकर में जो सोल्यूशन है उसमें देखो, यहाँ पे तो सोल्यूशन है, यहाँ पे सेल है। सोल्यूशन में तो आपने पहले ही बोल दिया कि वो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन कैसा होता है? जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होता है।
सोल्यूट ज़्यादा होता है तो इसका मतलब उसमें पानी कम होता है, इट हैज़ लेस वाटर। तो इफ़ द सॉल्यूशन हैज़ लेस वाटर तो इसका मतलब सेल में तो फिर वाटर ज़्यादा है, सेल में वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। और आपने पढ़ा है ऑस्मोसिस में कि पानी कहाँ जाएगा, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। तो पानी यहाँ से सेल से बाहर निकलेगा, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ओके, सो एज अ रिज़ल्ट द इनर कंटेंट्स ऑफ द सेल श्रिंक, सेल श्रिंक हो जाएगा, उसके जो इनर कंटेंट है सेल में जो भी प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेलीज, ये सब श्रिंक हो जाएंगे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल, लाइक दिस इज़, इफ़ दिस इज़ अ सेल जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड इट इज़ अ सेल वॉल, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालने के बाद क्या होगा, दिस इज़ अ सेल वॉल इज़ रिजिड, इट विल नॉट चेंज इट्स शेप, बट इसका जो इनसाइड कंटेंट है वो कुछ श्रिंक होकर ऐसा रह जाएगा। ओके, दैट इज़ वाई वी हैव रिटन दिस लाइन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। ये यहाँ से दूर हो गई है, यहाँ से सेल वॉल से, सेल वॉल अपनी जगह पे है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। द सेल वॉल डज नॉट श्रिंक बिकॉज इट इज़ रिजिड, सेम बात लिखी हुई है, द सेल वॉल जो है वो श्रिंक नहीं होगी बिकॉज इट इज़ रिजिड। नाउ वी कैन सी दिस थ्रू अ फिगर। इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन वाटर मूव्स आउट ऑफ द प्लांट सेल, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो है पानी जो है वो सेल से बाहर निकल जाता है, क्योंकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन कैसा होता है, जिसमें पानी कम होता है, तो इसलिए अगर आप सेल को इसमें प्लेस करोगे तो सेल का पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सेल में हायर कंसनट्रेशन है और उसको हायर से लोअर की तरफ जाना है। सेल कंटेंट श्रिंक हो जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल है उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाएगी, सेल वॉल रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज इट इज़ रिजिड। एज वी कैन सी दिस नॉर्मल प्लांट सेल, इसकी ये सेल वॉल है, ठीक है, अंदर इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, ये इसकी जो लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड आफ्टर द प्रोसेस, आफ्टर यू पुट इट इनटू द सॉल्यूशन विच इज हाइपोटोनिक, तो सेल वॉल जो है वो अपनी जगह पर रहेगी, बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट गेट्स separated from the cell wall, and that is why we have written plasmolysed plant cell. Okay, you can see this, the yellow portion, it represents the plasma membrane with the cell content, and वो कैसे shrink हो गया है यहाँ पे, और ये सेल वॉल अपनी ही प्लेस पे है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एनिमल सेल। इफ़ वी डू द प्लाज्मोलिसिस ऑफ एनिमल सेल, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, सो इट विल नॉट अंडरगो प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस because it changes its shape easily due to the absence of cell wall. Like if this is an animal cell and you put it into the hypertonic solution, तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेंगे, कैसे भी श्रिंक हो जाएंगे। और इसमें कोई सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल तो नहीं है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और वो अपनी शेप चेंज कर लेंगे बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड शोज नेचुरल मूवमेंट। Up next we have the cell interior. Cell interior consists of basic parts. बेसिक जो उसमें पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ओके, द सेल इंटीरियर पोर्शन वी विल कवर दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास।